हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा पाँचवा लेसन है और पाँचवा लेसन का एक पार्ट अपलोडेड है। तो स्टार्ट हमने किया था कि ब्रिटिश का जो भारत विजय था, क्या ये इरादतन था या हमने ऐसा ग्राउंड, ऐसी स्थिति पैदा कर दी, भारत में स्थिति पैदा की जिसके वजह से भारत पर सत्ता स्थापित करना उनका जो उसमें ये उलझ कर रह गया और फिर यहाँ पर चीज़ें जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित कह ले कि ऐसा हमने ग्राउंड दे दिया जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है सत्ता स्थापित किया। तो ये हमने और भी कई सारी चीज़ें उस लेसन में हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि एक अच्छी खासी जो है डेवलपमेंट जो है ब्रिटिश का यहाँ पर हो चुका और अब इसकी स्टार्ट जो है बंगाल से शुरू होगी। तो बंगाल से ही जो है पैर पसारना शुरू किया। तो अब हम शुरू से पढ़ेंगे कि बंगाल में ब्रिटिशर ने किस तरह से जो है बंगाल पर कब्जा किया, बंगाल के धन संपदा को लूटा और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक भारत के हर एक स्टेट पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करता चला गया। तो ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल का स्थिति क्या थी, पहले जब ब्रिटिशर का कब्जा नहीं हुआ बंगाल पर, उससे पहले क्या थी। तो मुग़ल शासन के अधीन बंगाल का एक सूबा था, बंगाल एक सूबा था, यानी कि मुग़ल शासन के अंदर में ये बंगाल एक कह लें स्टेट के तरह जो है हुआ करता था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। यानी कि आप देख सकते हो कि बंगाल इतना बड़ा था कि पहले बंगाल में ही बिहार भी था और उसी में उड़ीसा भी था। ठीक है, तो यहाँ पर एक नवाब जो है शासन करता था। 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पाद, जैसे कि अब बंगाल में इतनी अच्छी यहाँ पर पैदावार थी कि यहाँ से निरंतर कच्चे माल जैसे कि सोरा जिससे बारूद बनता था, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़ा, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि, ये सब यहाँ से बंगाल से जो है यूरोप जो है पहले से बेचे जाते थे। प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन को एशिया में से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। यानी कि 60% हमारा एक्सपोर्ट और ब्रिटेन का आयात, जो ब्रिटेन जो आयात करता था हमारे भारत से, तो 60% तो केवल बंगाल से ही जाता था, बंगाल से ही ये चीज़ें जाती थी। तो आप सोच सकते हो कि बंगाल कितना धन संपदा में कितना आगे था और इसकी बंगाल की जो है स्थिति क्या थी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेज़ के द्वारा इस प्रदेश में ले जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण था। व्यापारिक तौर पर इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज़ को यही रीज़न था जिसकी वजह से बंगाल इसको अट्रैक्ट किया। और 1700 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और फिर 1727 ईस्वी तक जो है बंगाल का नवाब के पद जो है भार संभालता रहा। मुर्शिद कुली खां ही सबसे पहला बंगाल का नवाब था। ठीक है, 1700 ईस्वी में ये वहाँ बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और फिर 1700 से लेकर के 27 ईस्वी तक, यानी कि 27 साल तक इसका बागडोर संभालता रहा। इसके बाद इसका दामाद जो है सुजा, यानी कि सुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन, ये फिर जो बंगाल में 14 वर्ष तक शासन किया और इसके बाद 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शिद कुली खां के आयोग बेटे के हाथ में आ गया था। अब 1 वर्ष के लिए मुर्शिद कुली खां का जो बेटा था, जो पहला बंगाल का शासक 27 साल तक शासन किया, तो 1 साल तक इसका आयोग बेटा के हाथ में आ गया। लेकिन शीघ्र ही अली वर्दी खालसा ने उसका तख्ता पलट कर सत्ता हत्या ली। अब इसके जगह पर कौन आ गया? उसके जो नालायक बेटे थे मुर्शिद कुली खां का 1 साल तक इसके हाथ में सत्ता रहा, बंगाल का नवाब रहा ये। फिर इसके बाद जो है शीघ्र ही अली वर्दी खान ने जो है इसको तख्ता पलट कर दिया और 1756 में बंगाल पर शासन किया, 1756 तक। तो ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे और इनके शासनकाल में जो है बंगाल काफ़ी जो है फला फूला और काफ़ी तरक्की किया। ठीक है, और बंगाल में इस समृद्धि के, यानी कि जो तरक्की हुई इसके काल में, जैसे एक और जहाँ शेष भारत सीमावर्ती युद्ध, मराठा आक्रमण और जाट विद्रोहों से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से जो है बर्बाद हो रहा था, वही बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। मतलब एक हलचल की स्थिति बनी थी हर जगह पर। देखिए अब मुग़ल जो है परास्त हो रहा था, मुग़ल का जो है शक्ति का विघटन हो रहा था और दूसरी तरफ क्या था कि मराठा और निज़ाम में जो है लड़ाई हो रही थी और इस तरीके से जो है कर्नाटक के साथ जो है लड़ाई हो रही थी। नादिर शाह लूट रहा था भारत को, अहमद शाह अब्दाली बार बार आकर के लूट रहा था, फिर अहमद शाह अब्दाली का मराठा के साथ जो है टकराव भी हो गया। तो ओवरऑल जितने भी घटनाएं चक्र चल रही थी, ये सब से जो है शांति बहाल नहीं थी, लेकिन ओवरऑल फिर भी देखा जाए तो बंगाल की जो स्थिति थी वो शांति ही थी। ठीक है,
तो इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार का भी उल्लेखनीय प्रगति हुई और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 से लेकर के 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ 2.5 करोड़ के रुपए के सौदे किए। मतलब बंगाल काफ़ी रिच था, मतलब दुनिया में कह सकते हो कि बहुत रिच स्टेट में से जो है बंगाल एक रिच स्टेट हुआ करता था, जो केवल और केवल 50 साल में 6.5 करोड़ रुपया जो है चांदी अर्जित किया अपना व्यापार की वजह से, और 2.5 करोड़ रुपया जो है इन्होंने सौदा किया, मतलब दूसरे देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदा। तो कलकत्ता की आबादी उस टाइम जो है 1706 में 15,000 थी, मतलब आबादी भी बहुत कम 15,000, और 1750 में जो है 1 लाख तक पहुंच गया। और ढाका, मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाली नगर बन, देख रहे हो बंगाल कितना बड़ा था। यानी कि आज का जो बांग्लादेश जो देख रहे हो यह भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर बिहार, उड़ीसा, तो एक बहुत बड़ा स्टेट था ये। लेकिन समृद्धि की इसकी चिकमाघाट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समृद्ध कच्ची ईंटों की दीवारों की भांति जो तूफान के एक झोंके से भराभर समुद्र में विलीन हो जाएगा। लेकिन जितनी भी समृद्धि थी बंगाल की तरक्की, अब अंग्रेज़ का जब कुशासन आएगा तो इतना लूट खसोट यहाँ पर शुरू हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि ये सारी समृद्धि बंगाल की एक भुरभुरे ईंटों की तरह थी, जो अंग्रेज़ के लिए सारी की सारी चीज़ें तैयार थी। तो अंग्रेज कंपनी विशेष अधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज़ था। अब क्या हो गया कि मुगल ने इसको जो है विशेष अधिकार दे दिया था अंग्रेज़ों को कि कहीं भी जो है शासन कर सकता था सूरत को छोड़ करके। तो बंगाल में भी जो है बिना टैक्स के जो है बदमाशियाँ करने लगा शासन, चीज़ों को लेके चलने लगा। तो अंग्रेज़ों की जो व्यापारिक हित और बंगाल सरकार के बीच जो है, यानी कि बंगाल के नवाब के बीच जो है, इसका टकराव का प्रमुख कारण बना 1757 का प्लासी और फिर 1765 की अवधि के बीच सत्ती का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेज़ों को होने लगा, जैसा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया। देख सकते हो, पहला रीजन जो टैक्स में जो छूट दिया गया था मुगल के द्वारा अंग्रेज़ों को, वो बंगाल में मनमानी कर रहा था, दस्तक का दुरुपयोग कर रहा था, उसको साइन कर रहा था, और बंगाल के नवाब को टैक्स को जो है बाईपास कर रहा था। तो ये टकराव का पहला रीजन बना। फिर इसके बाद 1757 की प्लासी की लड़ाई, और फिर 1765 में जो है फिर बंगाल अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया, द्वैत शासन प्रणाली शुरू हो गई, द्वैत शासन प्रणाली। और फिर उसके बाद जो है निर्णायक तौर पर जो है बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इसको पूरी तरीके से परास्त कर दिया गया और अंग्रेज़ जो है भारत के विधाता बन गए। ठीक है, तो अब देखिए विरोधी और उसका घसीटी बेगम तथा, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 1 मिनट, तो बंगाल पर जो है इनका विजय होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये चीज़ें जो देख रहे हैं हम कि निर्णायक युद्ध में 2 बार परास्त किया। ठीक है, अब बात अगर हम करेंगे हम सिराजुद्दौला के बारे में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़, अब इन्हीं के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, अभी जो पिछले जो हम बात किए कि जो 2 लड़ाई होगी बंगाल के नवाब के साथ, पहला 1757 और फिर प्लासी का युद्ध, 1757 हो जाएगा आपका जो है प्लासी, और फिर होगा एक लड़ाई बक्सर का युद्ध होगा 1764। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़, तो इनके बीच में क्या टकराव हुआ। 1740 ईस्वी में सरफराज खां को अपरदस्त कर अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना था, और 1 साल के लिए जो नवाब ये बना था, क्या नाम है इसका, सरफराज खां। तो इसको हटा करके अली वर्दी खां नवाब बन गया था। वह बहुत योग्य शासक था अली वर्दी खां, और इसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया, और 1756 में जो है मृत्यु हो गई। अब उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण इसकी 3 पुत्रियां थी। ठीक है, और किसी को नवाब बनना था, मतलब उन्हीं पुत्रियों के शौहर को, यानी कि उसके हस्बैंड को किसी को नवाब बनना था। तब विवाद हुआ, षड्यंत्र हुआ, और सिराजुद्दौला जो है छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। अब बड़ी बेटी घसीटी बेगम, मतलब बड़ी बेटी जो थी नवाब का अली वर्दी खां का, घसीटी बेगम, राज बल्लभ और एक अन्य बेटी शौकत बेग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उदंडता भी बढ़ती गई, और 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेज़ों का राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाब जैसे सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम शासन किया। मतलब जब 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हो गई, नवाब परास्त हो गया सिराजुद्दौला बुरी तरीके से, जो छोटी बेटी के यानी कि जो दामाद था अली वर्दी खां का दामाद था। तो अब क्या हुआ कि 1757 से लेकर के 1765 तक के बीच में अंग्रेज़ों ने जब लूट करना जो बंगाल की शुरू की, इस लूट के दौरान में 3 नवाब चेंज हो गए केवल 8 साल में। सिराजुद्दौला से मीर जाफ़र से मीर कासिम, ये चेंजेज होना शुरू हुए, और फिर ये चीज़ें जो है चलती रही। अब सिराजों की शत्रु कौन थी। सिराजुद्दौला 1756 में अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था, और वह इतना अविवेकी था, यानी कि थोड़ा सा उत्तेजना बहुत ज़्यादा थी, बेसबराह टाइप का था, लेकिन एक अच्छा कुशल प्रशासन था इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से ये जो है गुस्सा हो जाया करता था, विवेक नहीं था इसके अंदर, अविवेक जरा ज़्यादा था। तो अविवेक था और राज्य की उन समस्याओं का सामना नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। तो सिराज के उत्तराधिकार यानी कि जो अली वर्दी खां है, सिराज का उत्तराधिकार 1 मिनट,
विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम, ठीक है, सिराज यानी कि आप जान ही रहो उसका बेटा अली वर्दी खां का बेटा, उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अभिचंद, राजबल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर और कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था, उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मतलब सिराजुद्दौला जो नवाब था इसके खिलाफ जो है घसीटी बेगम भी था, जो इसका जो जौहर ये चाहता था ये बनने के लिए, और इसके जो और भी कुछ रिश्तेदार थे चचेरे भाई शौकत जंग, तो इन लोगों ने जो है और फिर उसके बाद जो है जगत सेठ, अमीर चंद, राजबल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर, एक शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग का गुट था इनके दरबार में। और सिराज के उत्तराधिकार का ये लोग जो है विरोध करते थे। सिराजुद्दौला यानी कि छोटी बेटी का जो शौहर था अली वर्दी खां का छोटा दामाद, ये सिराजुद्दौला का शासन को जो है ये लोग विरोध करते थे। तो मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया। मतलब विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए अब सिराज जो है 1756 में पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया। परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उदंडता का व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया और उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया और शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरम ऊंचाई पर था और इस समय उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। तो अब देखिए कि जो सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब होने के ऊपर जो कि शिकायत जो कि इनके विरोध था, जैसे कि हम बात करें विरोध मतलब कौन था, शौकत जंग कौन था, यानी कि जो घसीटी बेगम जो थी यानी कि अली वर्दी खां की बड़ी बेटी, तो ये और फिर इनके चचेरे भाई शौकत जंग, तो इनके खिलाफ, और बाकी मीर जाफ़र, अमीन चंद, राजबल्लभ, राय दुर्लभ। तो अब क्या था कि शौकत जंग से लड़ाई करने के लिए ये जो है किस पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला, कहाँ पर, पूर्णिया जा कर के, और सिराज ने उसको जो है परास्त भी कर दिया। फिर उसको परास्त करने के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि नवाब के रास्ते में अब कोई जो है रुकावटें नहीं थी। अब उसके बाद जो है इसका सितारा बहुत बुलंदी पर पहुँच गया और फिर ये वापस लौटा कलकत्ता की तरफ। तो अंग्रेजों के साथ इसका शत्रुता के कारण क्या थे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति और प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित करने के प्रयास थे। अब अंग्रेज से टकराव सिराजुद्दौला का क्यों हुआ और कैसे हुआ? कारण यही था कि अंग्रेज जो है अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे थे और इधर सिराजुद्दौला जो है उसे मजबूत करने देना नहीं चाहते थे। तो अंग्रेज ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब देखिए, अब चूँकि सिराज थोड़ा सा अविवेकी था, थोड़ा गुस्सा हो जाता था ज़्यादा और चीज़ों को जो है थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया करता था, तो जिस वजह से अंग्रेज ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, राजबल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी, दस्तक का वो दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में बंगाल के संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भी महसूल वसूल कर रहे थे। मतलब देखिए, एक तो टैक्स नहीं दे रहा था अंग्रेज और दूसरा भारतीयों से ही जो है महसूल यानी कि छोटा सा टैक्स जो है वसूल रहे थे। तो सिराज ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया कि भाई ऐसा मत कर, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित था। अब चूँकि उस वक्त फ्रांसीसी से जो है अंग्रेज जीत चुका था, अब जो बंगाल जब कह रहा था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कि आप जो है मनमानी नहीं करो, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि हमारी शक्ति भी कोई कम नहीं है, तो ये उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए, तो अस्तु सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब जो है अचानक मतलब ये जो है क्या किया, थोड़ी की अविवेक था, ये इसके अंदर सब्र थोड़ा कमी था। तो सिराज ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और पहले कासिम बाजार पर, फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। पहले कासिम बाजार, फिर उसके बाद फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने फुलता द्वीप पर जाकर शरण ली। फुलता द्वीप वहीं आपको मिलेगा पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ अंडमान निकोबार के पास। तो इस किले की एक कोठरी में कई अंग्रेज को कैदी बनाकर बंद कर दिया, मतलब वहीं पर, जिससे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। और सिराजुद्दौला के अंग्रेज से अप्रसन्न रहने के कारण यह भी था कि न्यायदंड के भय से भागे राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा के द्वीप पर पहुंचे और जब बंगाल से अंग्रेजों को निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो यहाँ से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता है तो बंगाल पर भेजा गया। अब देखिए, ये लोग मद्रास में थे, सेना यानी कि यहाँ ब्रिटिश सेना, एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव। अब ये बंगाल की मदद करने के लिए ये लोग जो है वहाँ कलकत्ता पहुँचे। इनको भेजा गया वहाँ पर। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 इसमें फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंदनगर पर आक्रमण कर उस पर भी जो है अधिकार कर लिया। तो अंग्रेज़ किस तरीके से देख सकते हो कि हार मानने वाला ये नहीं था। जो है नवाब ने अटैक किया जल्दीबाजी में, लेकिन नवाब की जल्दीबाजी को बहुत ही धीरज से जो है इसका जवाब दिया, तो अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क, तो 1757 में फिर से ही जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। तो सिराजुद्दौला थोड़ा सा कम उम्र था और परिस्थितियों को अच्छी तरह से निपट नहीं सका और उसने अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है, हार जाने के बाद अलीनगर में संधि कर ली।
अंग्रेजों ने इस संधि का अवहेलना किया और 12 जून को षड्यंत्रपूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व की एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसने सेनापति अंग्रेज से मिल चुके थे। चूँकि इनके दरबार में धोखेबाज बहुत ज़्यादा लोग थे, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है कुछ नहीं कर पा रहा था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और बुरी तरीके से नवाब हारा। इस प्रकार सिराजुद्दौला का शासनकाल में कुछ निश्चित कारण थे अंग्रेजों और उसके बीच रिश्तों का तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। तो इस वजह से तनावपूर्ण स्थिति हुई। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेज कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी कर रहा था। ये सबसे पहला कारण था। किलेबंदी करने की वजह से जो है नवाब बौखला गया और इस वजह से जो है जल्दी जल्दी इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और फिर सारी चीज़ें जो है उल्टी हो गई। कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों को इसके अधिकारों के दोबारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया, जो कि मुगल बादशाह ने जो अधिकार दिया था कि सूरत के अलावा हर जगह पर जो है कंपनी को अधिकार दिया जाता, लेकिन तो इसका दुरुपयोग कर रहा था ये। तो इस वजह से भी नवाब परेशान हो गया। कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा थी कि विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। तो ये भी एक बात थी। तो इस कारण से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज़ था। इस कंपनी की इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि अपने अधिकारियों के संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा और अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। ठीक है। अब अलीनगर की संधि की लड़ाई में हारने के बाद संधि प्लासी युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। तो दोनों के बीच में संधि हुई थी। इसमें अंग्रेजों को प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। मतलब इस संधि को करने के लिए वाटसन और क्लाइव गए थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी और इस संधि के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की क्षति जो हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। देखिए, एक तो पहले से लड़ाई में इनको फ़ायदा हुआ, फिर ऊपर से इनको पैसा भी हर्जाना भी नवाब से लिया और दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के शीघ्र ही बाद क्लाइव में चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तत्कालीन कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन का ही मुद्दा बनाया था। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट देखिए कि प्लासी का युद्ध क्या था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला की सेना जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग तो है 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र जो है 3200 थी। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। और जब सिराजुद्दौला को पता चला कि अपनी जान बचाकर युद्ध के क्षेत्र से भागना पड़ा, मतलब पता चला कि कोई सेना उतरा ही नहीं है, जबकि अंग्रेजों के पास केवल 3200 था और सिराजुद्दौला के पास 5000। लेकिन अंग्रेज की सेना तो सारे सशक्त थे, लेकिन सिराजुद्दौला की सेना मैदान में उतरा ही नहीं। और फिर इस वजह से जब सिराजुद्दौला को पता चला तो ये भी मैदान से भाग खड़ा हुआ और फिर उसके बाद जो है मीर जाफ़र के बेटे ने इसका कत्ल कर दिया। मीर जाफ़र और मीर कासिम तथा अंग्रेज। अब देखिए मीर जाफ़र क्या हुआ, बंगाल का नया नवाब बन गया। मीर जाफ़र चूँकि बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी था, तो अब ये जो है इसको नया नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने नया नवाब इसको बना दिया। अब प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब का पद देने का वादा किया था और सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता को उपहार था। जो इन्होंने गद्दारी के बदले में इसको नवाबी का जो है उपहार मिला। तो कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दिया। अब देखिए मीर जाफ़र जैसे ही नवाब बना तो इस कंपनी को पूरा छोड़ दे दिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में खुला छोड़ दे दिया, मतलब व्यापार करने के लिए। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। अब ब्रिटिश व्यापारी अधिकारियों को निजी व्यापार, मतलब नवाब जब इसका कठपुतली हो गया, ब्रिटिश व्यापारियों अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी करों से मुक्ति मिल गई। और सारी बातें तो सार्वजनिक रूप से हुई। मीर जाफ़र को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी। मुर्शिदा के बाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों को मुंह मांगी कीमत देना पड़ा और मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को नजराने के रूप में, हर्जाने के रूप में तकरीबन जो है 17,50,000, ठीक है, 17,50,000 रुपये अदा किया। मतलब सिर्फ नजराने के रूप में, मतलब मुँह दिखाई समझ लो। क्लाइव को और वाटसन और फिर बाकी अंग्रेज जितने भी इनके साथी थे, इनको 17,50,000 रुपये इनको जो है नजराने के रूप में देना पड़ा मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र जैसे ही सत्तासीन हुआ उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। मिदनापुर के राजा राम सिंह तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदार ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। देखिए अब कुछ जमींदार थे, मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब मानने से इनकार कर दिया। तो ये पहली समस्या हो गई मीर जाफ़र के लिए। दूसरा, उसको अपने कुछ अधिकारियों को विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह को उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी नहीं सकता था। अब मुगल बादशाह का पुत्र बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, जो बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। मीर जाफ़र बना कठपुतली नवाब। अब इसको जैसे मर्जी जो है ये खेल रहा था, अंग्रेज इसको इस्तेमाल कर रहा था। तो अंग्रेजी कंपनी ऐसा विचार था कि मीर जाफ़र डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेज के बढ़ते प्रवाह से कटौती करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जाफ़र के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रशासन को लेकर फिर एक विवाद हो गया।
मीरान के पुत्र और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम, अब मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ कि अब नवाब कौन बनेगा। कलकत्ता के नए गवर्नर वानसिन टॉट ने मीर कासिम का पक्ष लिया और वानसिन टॉट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि यदि वे बंगाल का नवाब बना तो काफ़ी धन दगा देगा। मीर जाफ़र थोड़ा सुस्त हो गया, अब इसका एक और मौका मिल गया मीर जाफ़र का दामाद यानी कि मीर कासिम। अब ये वादा किया, मतलब जो नया गवर्नर था बंगाल का, अंग्रेज़ों का गवर्नर, तो इन्होंने वादा किया कि मीर कासिम से कि अगर वो नवाब बन गया तो फिर वो इस बार बहुत ज़्यादा धन संपदा जो है अंग्रेज़ों को देगा। मीर कासिम अब नवाब बन गया। मीर कासिम अली वर्दी खां का उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेज़ों की चाल भलीभांति समझता था। तो इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किया। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना को कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किया। और कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया और फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। उसने शाही फरमान के व्यक्तित्व उपयोग पर कड़ी आपत्ति की 1762 ईस्वी तक, जो कि कर रहा था शाही फरमान का दुरुपयोग, तो इसकी आपत्ति की। यानी कि मीर जाफ़र को हटाने के बाद जब मीर कासिम को नवाब बनाया तो अंग्रेज़ों को लग रहा था कि मीर कासिम से खूब फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मीर कासिम थोड़ा होशियार निकला, इससे फ़ायदा नहीं उठा पाया। अब क्या हुआ कि इसने इस पर भी एतराज़ जाहिर किया जो फरमान का इस्तेमाल कर रहा था गलत तरीके से। और 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वानसिन टॉट ने मीर कासिम से संधि की और इसमें अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी को राशि 9% रखी गई। पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और मुक्त व्यापार से अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। यानी कि अंग्रेज जो है 9% इस पर टैक्स लगाया गया मीर कासिम के द्वारा। तो अंग्रेज हमेशा कभी ये मान ही नहीं सकते थे कि वो इस टैक्स को देते। वो तो हमेशा समझते थे कि हमको टैक्स नहीं देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरीके से जो है इनका रवैया बंगाल के लिए हो चुका था। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारी को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी कि जब अंग्रेज कर टैक्स नहीं देता है तो भारतीय व्यापारी क्यों टैक्स देंगे। तो इन्होंने मीर कासिम ने यह भी कह दिया कि जब अंग्रेज नहीं देते तो भारतीय व्यापारी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक समझा कि भाई एक तो हम नहीं देते चूँकि हम यहाँ के, वो अपने आप को वहाँ का नवाबी समझता था। और दूसरी तरफ जो है अब इन लोगों को भी जो है यहाँ के लोगों को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये अंग्रेज़ों को अपना अपमान लगा। 9 जुलाई 1763 को बर्धमान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिला में गिरिया में तथा 4 से 5 सितंबर 1763 को राज कमल के निकट उदौला में अंग्रेज़ों के हाथ पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा। अब मीर कासिम को जो है अंग्रेज़ों से चुनौती होनी शुरू हो गई, चूँकि ये टैक्स वगैरह ये सब चालाकियाँ कर रहा था तो अंग्रेज़ों को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। अब मीर कासिम को यहाँ से भागना पड़ा, मुंगेर की तरफ भागना पड़ा। मीर कासिम अंग्रेज़ों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ जो है एक संधि की। फिर उसके बाद जो है बक्सर की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि फिर आगे क्या गतिविधियाँ होगा। ठीक है, तो आगे हम जारी रखेंगे। थैंक यू।